गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सब क्लास 10 से साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं और चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसके बारे में हम सभी ने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, कुछ नॉलेज हमको पहले से ही है। तो आइए इस वीडियो में इसके आगे का अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमको ये पता होना ज़रूरी है कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं। तो इसका परिभाषा देखते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके या आपस में क्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करती हैं, ऐसी अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, आप लोग नोट भी कर लीजिए चाहे तो। एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ। जब दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ आपस में क्रिया करके या संयोग करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और अभिक्रिया के पश्चात जो नए बने पदार्थ होते हैं वो अपने जो पुराने पदार्थ होते हैं उनसे पूर्णतया भिन्न होते हैं। इनकी जो रासायनिक प्रकृति होती है, रासायनिक प्रॉपर्टी होती है, वो पूरी तरह से भिन्न होती है। जैसे हम इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। सबसे पहले हमने लिया हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। जब हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया कराया तो हमको जो प्रोडक्ट मिला वो हुआ पानी। तो हम इसको एक समीकरण के माध्यम से समझते हैं। मैं इस बॉक्स के अंदर आपको एक्सप्लेन करती हूँ, बताती हूँ। हमने लिया हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बनाते हैं पानी। अब देखिए कि जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, और ये जो पानी है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो होते हैं वो कहलाते हैं अभिकारक, जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ। ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें आप अभिकारक कहलाते हैं। और अभिक्रिया के बाद, है ना, अभिक्रिया के पश्चात जो नए बने पदार्थ होते हैं उनको हम उत्पाद या प्रोडक्ट कहते हैं। तो इसमें अभिकारक में हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया। अब देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों क्या है, गैसी स्टेट में है। हाइड्रोजन भी गैस होता है, ऑक्सीजन भी गैस होता है। बट जब ये दोनों में रासायनिक समीकरण के थ्रू जब रासायनिक क्रिया कराया जाता है, ये जो रासायनिक क्रिया हुई तो जो नया बना उत्पाद है वो पानी है, जो क्या है, लिक्विड है, जो द्रवीय अवस्था में पाया जाता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो अभिकारक होते हैं वो जब क्रिया करते हैं आपस में, तो अभिक्रिया के बाद, अभिक्रिया के पश्चात जो नया बना पदार्थ होता है वो अपने पुराने पदार्थ से पूर्णतया भिन्न होते हैं। ठीक है, और एक चीज़, ये जो नया बना पदार्थ है उसको हम किसी भी भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। इन पदार्थों को किसी विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता और इनको अपने पहली अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये हो गई रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। अब अपन देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण। रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण के लिए हम अपने दैनिक जीवन में कुछ ऐसी परिवर्तन है ना, कुछ ऐसे पदार्थों में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके द्वारा हमको जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उसके बारे में पता चल जाता है। जैसे हम देखते हैं कि दूध का दही में जमना, मतलब दूध को आप गर्मी में अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे रख देंगे, रूम टेम्परेचर पे, तो उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन आपको दिखाई देगा। उसी तरह से आप जब कागज़ पेपर को जलाते हैं तो उसके बाद आपको जो उत्पाद बनता है वो भी अलग आपको दिखाई देगा। इसी तरह से अपन देखते हैं कि जब आप लोहे की वस्तु को बाहर रख देते हैं, वायुमंडलीय अवस्था में, वायुमंडल में बाहर रख देते हैं, है ना, तो वो पानी के कांटेक्ट में आकर के वो भी अपनी, उसके बीच रासायनिक क्रिया होती है और वो कैसा, जो लोहा है वो भी एक उत्पाद के रूप में आपको अलग सा प्रतीत होता है। और इसी तरह से और कई ऐसे उदाहरण हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि ये जो पदार्थ हैं उनमें रासायनिक अभिक्रियाएं हुई हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं जब आप श्वसन की क्रिया में, डाइजेशन की क्रिया में, मतलब पाचन की क्रिया में, तो इस तरह से बहुत सी ऐसी अभिक्रियाएं होती है जो हमको अपने दैनिक जीवन में ही देखने को मिल जाती है। कई बार इसका क्वेश्चन भी आता है, बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल दे देता है और पूछता है कि इसमें आप
जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं और जो रासायनिक क्रियाएं हैं और जो भौतिक क्रियाएं हैं उनको अलग अलग कीजिए। निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं और कौन सी भौतिकी अभिक्रियाएं हैं, तो इनको आपको अलग अलग करना है। तो ये उदाहरण के द्वारा और ये रासायनिक अभिक्रिया समझ के हम ये कर सकते हैं। तो जैसे रासायनिक और कुछ मैं रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण दूँ तो हमारे पास में रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जैसे भोजन का पाचन, ठीक है। भोजन का पाचन ये रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। दूसरा है आपका श्वसन, लोहे में जंग लगना, प्रकाश संश्लेषण, दहन, ये सारी की सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। और कई बार तो आपको एग्जाम्पल देख के रासायनिक समीकरण के साथ में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उसको आप उदाहरण देकर समीकरण के द्वारा समझाइए। इसलिए मैंने आपको यहाँ समीकरण के साथ में उदाहरण दिया हुआ है। तो जैसे श्वसन में क्या होता है, पहले भोजन का पाचन देख लेते हैं। भोजन का पाचन में क्या होता है कि जब आप भोजन करते हैं तो जो जटिल भोज्य पदार्थ है ना, जो जटिल भोज्य पदार्थ जब हम खाते हैं तो वो आफ्टर डाइजेशन वो क्या होता है, सरल भोज्य पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि उस जो जटिल भोज्य पदार्थ का आपके अंदर में डाइजेशन होता है और इसके बाद में डाइजेशन के बाद में वो जो जटिल भोज्य पदार्थ होता है वो सरल भोज्य पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें हमने लिखा भी है, इसमें एंजाइम की उपस्थिति में प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। सेकेंड है श्वसन। अब श्वसन है जिस तरह से, तो अपन देखते हैं ये श्वसन C6H12O6 श्वसन की क्रिया में क्या होती है, ये रिएक्शन होती है। इसमें क्या होता है, ये जो ग्लूकोज होता है ना, जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब क्रिया करते हैं ऑक्सीजन के साथ, जो हम खाते हैं तो जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन से क्रिया करता है और जो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीजन में और पानी, है ना। जो श्वसन है वो क्या होता है, श्वसन मतलब वही, तो अपन को ऑक्सीजन गैस मिलती है, साथ ही पानी और ऊर्जा रिलीज होती है। उसी तरह से अपन नेक्स्ट में आते हैं फोटोसिंथेसिस, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो इसमें भी क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी एक रासायनिक समीकरण का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो जैसे इसमें है कार्बन डाइऑक्साइड, अपन सबको पता है कि ये एक बेसिक इक्वेशन है, बहुत ही बेसिक है, बच्चा 4th या 5th क्लास से इसके बारे में जानता है। तो जैसे कि और ये फोटोसिंथेसिस आपको पता है कि प्लांट्स में होने वाली क्रिया होती है। तो इसमें क्या होता है कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड ले करके, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के साथ जब क्रिया करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो वो जो अपने लिए भोज्य पदार्थ बनाते हैं ग्लूकोज और साथ ही पानी। तो ये इसकी रिएक्शन है। उसी तरह से जब दहन, जैसे आपने मीथेन को जलाया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मीथेन और ऑक्सीजन क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनती है ना, और बनाते हैं, और इसमें भी पानी बनता है और एनर्जी रिलीज होती है। तो ये तो कुछ आपके सामने रासायनिक अभिक्रियाएं दिया गया है। तो इसके बाद अपन और आगे पढ़ते हैं उदाहरण दे करके। जैसे कि अपन देखते हैं एक है कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं स्कूल में, जैसे मैग्नीशियम रिबन को अपन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब जलाते हैं तो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है ना। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और इस तरह से ये इसमें भी एक क्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। दूसरी चीज़ अपन देखते हैं कि अपने पास में दानेदार जस्ता रखा हुआ है और उसमें अपन ने H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में जब क्रिया कराते हैं तो भी जो रिएक्शन होती है तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इसी तरह से जब अपन लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्रिया कराते हैं तो भी इनके बीच में रिएक्शन होती है। अब हम ये सब रिएक्शन करके काफ़ी चीज़ें पता कर सकते हैं। जैसे रिएक्शन के बाद में इनमें रंग में बदलाव आ जाता है, रंग में परिवर्तन हो जाता है। कभी देखते हैं कि गैस रिलीज होने लगती है तो जो ऊष्मा उत्सर्जित होती है, कभी ऊष्मा अवशोषित होती है, और तापमान में परिवर्तन जिसको कह सकते हैं ये होता है। और ये सारी जो क्रियाएं होती है, ये क्रियाएं और ये अपन को जो अलग अलग परिवर्तन दिखता है, ये रासायनिक अभिक्रिया के कारण ही दिखता है।
तो ये तो हो गए अपन ने रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण पढ़ लिए। अब अपन इसके आगे पढ़ते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के बाद में ये ज़रूरी है कि रासायनिक अभिक्रिया को आप किस तरह से लिखें। तो उसके लिए अपन को रासायनिक समीकरण पढ़ना पड़ेगा। रासायनिक समीकरण के द्वारा आप क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को एक समीकरण के रूप में लिखते हैं। तो ये समीकरण के रूप में जब आप लिखते हैं तो ये जो अभिक्रिया कहलाती है रासायनिक समीकरण कहलाती है। रासायनिक अभिक्रियाओं को समीकरण के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले रासायनिक समीकरण के बारे में चर्चा करते हैं। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो तत्व होते हैं, है ना, जो यौगिक होते हैं, जो तत्व या जो पदार्थ होते हैं, उनको हमको संकेत के रूप में लिखना होता है। ठीक है, अपन ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उनको अपन वाक्य के रूप में लिखते हैं। वाक्य के रूप में लिखते हैं, 2 या 2 से अधिक लाइनों में वो चीज़, वो एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होती है। लेकिन जब हम उसको एक समीकरण के रूप में लिखते हैं तो वो एक लाइन में, है ना, संक्षिप्त रूप में लिख करके अपन उसको एंड कर देते हैं और वो चीज़ भी हमको उतनी अच्छे से समझ में आती है जैसे कि अपन उसको शब्दों के रूप में लिखते हैं। तो इसके लिए अपन को एक पहली चीज़ तो उसके संकेत पता होनी चाहिए, है ना, तत्वों के, एलिमेंट्स के, और उसको फॉर्मूले के रूप में हम डिस्क्राइब करते हैं। तो वही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कुछ भी एग्जाम्पल लिख दीजिए, जैसे अभी हमने लिया था कि कई बार जैसे मैग्नीशियम को ही अपन ले लेते हैं, कई बार अपन लिख देते हैं कि मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन के साथ में क्रिया कराया तो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी को हम समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे, मैग्नीशियम Mg, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड Mg, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरह से हम इसको समीकरण के रूप में जब लिखते हैं तो उसको रासायनिक समीकरण कहते हैं। और रासायनिक समीकरण के लिए हमने पता है कि हमको उसका जो आपके पास जो तत्व हैं उनके आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, फॉर्मूला के फॉर्म में हम इसको लिखते हैं, तो इसलिए उसको रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण के लिए सिंपल सी चीज़ है, जो एक तो अपन को सिंपल वे में इधर है अपना LHS और यहाँ है अपना RHS। LHS में लेफ्ट हैंड साइड जो है उस साइड अपन रखते हैं अभिकारक, अभिकारकों को रखते हैं, और इधर जब राइट हैंड साइड में होता है क्या, अभिकारक के बाद, क्रिया के बाद जो पदार्थ बनते हैं जिनको आप कह सकते हैं क्रियाफल या उत्पाद। ये हो गए आपके क्रियाकारक, ये हो गए उत्पाद, ये सबस्टेंट हो गए, सबस्टेंट, और ये हो गए प्रोडक्ट। तो इस तरह से, और हाँ, जब एक या एक से अधिक कारक पार्टिसिपेट करते हैं दोनों के बीच, तो दो जब अभिकारक होते हैं, दो पदार्थ होते हैं, तो उनके बीच जो है वो प्लस के चिन्ह को लगाया जाता है। उसके बाद जब अपन उनके बीच जो क्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो उसको हम एक एरो मार्क से दर्शाते हैं, तीर के निशान के द्वारा दर्शाते हैं, और बाद में उसके बाद अपन को जो पदार्थ प्राप्त होता है वो होता है उत्पाद। ठीक है, तो ये रासायनिक समीकरण को इस तरह से लिखा जाता है। मतलब LHS, जो LHS साइड होती है उस तरफ हम लिखते हैं अभिकारक को, सब्सटेंस, और जो RHS साइड होती है, राइट हैंड साइड, उधर आपका आता है प्रोडक्ट। ठीक है, उत्पाद आता है, और दोनों के बीच में मतलब वो जो अभिक्रिया हो रही है उसके लिए आपको एरो मार्क या तीर के निशान से उसको आप दर्शाते हैं। तो ये तो हो गया आपका रासायनिक समीकरण के बारे में। ठीक है, इसी तरह से आप बहुत से एग्जाम्पल ले सकते हैं, आपको इनके सिंबल्स पता होने चाहिए हैं, संकेत पता होने चाहिए, आप जो रासायनिक समीकरण को ईजिली बना सकते हैं। ये हो गया रासायनिक समीकरण। अब देखिए इसके बाद में अपन पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण के बाद में, रासायनिक समीकरण तो हो गए, रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए उसको संतुलित करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। शब्दों में जब हम लिखते हैं तो
अपन को संतुलन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हम पूरा एक्सप्लेनेशन 2-3 लाइन में दे देते हैं। लेकिन जब हमको उसको इक्वेशन के माध्यम से बताना हो तो इक्वेशन मतलब बिल्कुल अप टू डेट टू द पॉइंट आपको लिखना है, तो आपको पूरी तरह से उसका बताना पड़ेगा इक्वेशन बैलेंसिंग। उसके लिए आपको इक्वेशन बैलेंसिंग अलग से समझना होगा, तब आपका समीकरण जो है रासायनिक समीकरण करेक्ट होगा। ठीक है, तो हम इसके आगे देखते हैं समीकरण संतुलन। समीकरण का संतुलन। समीकरण का संतुलन कैसे करना है, इसके लिए हम छोटे छोटे एग्जाम्पल दे सकते हैं। पहले इजी एग्जाम्पल 9th में आप लोगों को बताया हुआ है, शायद छोटे एग्जाम्पल के थ्रू इसमें भी हम देखते हैं। धीरे धीरे एकदम से टफ नहीं बता सकते हम, इजी से फिर धीरे धीरे अपन कॉम्प्लिकेटेड की तरफ जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा। तो सबसे पहला है जो समीकरण का संतुलन है, इसमें सबसे पहला मैं समीकरण लेती हूँ जिंक प्लस H2SO4 रिएक्ट करके बनाएगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। देखिए सबसे पहला इक्वेशन जो है वो है जिंक प्लस H2SO4, ये आपस में क्रिया करके ZnSO4 जिंक सल्फेट बनाती है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब इसको अब समीकरण को संतुलन कैसे करें। समीकरण संतुलन करने के लिए अपने को बच्चों को बताना है कि जो संतुलन करना है, तो जो बच्चे हैं आप लोग इसको करिएगा। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप इसको समीकरण को संतुलन करेंगे, तो इससे टफ से टफ भी जो इक्वेशन होगी वो बहुत ही इजी वे में संतुलित अपन कर सकते हैं, इजी वे में बैलेंसिंग कर सकते हैं। तो जिंक H2SO4 सबसे पहला स्टेप ये होता है, सबसे पहला स्टेप कि हम एक टेबल बनाते हैं। अपन एक टेबल बनाते हैं इस तरह से, मैं टेबल बनाती हूँ यहाँ पे। सबसे पहले टेबल का फर्स्ट में हम तत्व लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अभिकारक पदार्थ के तत्वों की संख्या, हाँ, अभिकारकों के तत्वों की संख्या। देन नेक्स्ट कॉलम में अपन बनाएंगे उत्पाद के तत्वों की संख्या, है ना, इतना। यहाँ है उत्पाद के तत्वों की संख्या, उत्पाद के तत्वों की संख्या। मैंने एक टेबल बनाया है, रफ बनाया है, आप लोग इसको फाइन बना लीजिएगा। सबसे पहले तो तत्व है, तो अपन देखते हैं कि अपने जो इक्वेशन में कौन कौन से एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सबसे पहला तो है जिंक, सेकंड है जिंक है, सेकंड है आपका हाइड्रोजन, फिर है सल्फर, फिर है ऑक्सीजन। 4 एलिमेंट्स हैं। अब इसमें क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने संख्या में इनके तत्व मौजूद हैं। तो जिंक है, जिंक जब अभिकारक मतलब सबसे पहले अपन बात करते हैं LHS की, इसमें 1 और इसमें तत्व उत्पाद में भी 1। फिर हाइड्रोजन है, इसमें 2, LHS RH में भी 2। सल्फर जो है इसमें है 1 और इसमें भी है 1। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन इसमें है 4 और इसमें है ऑक्सीजन अगेन 4। देखिए, अब देखिए जिंक दोनों में 1 1, हाइड्रोजन 2 2, सल्फर अगेन 1 and 1, ऑक्सीजन 4 and 4। इट मीन्स इसमें RHS एंड LHS जो अभिकारक है और जो उत्पाद है, दोनों में तत्वों की संख्या समान है, ठीक है। तो इसलिए इस इक्वेशन में बैलेंसिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अच्छा, एक चीज़ और कि जब भी समीकरण का संतुलन करते हैं, सबसे पहले हमको एक नियम याद आता है, वो नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये जो बैलेंसिंग है इसी पर बेस्ड है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। केमिकल रिएक्शन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये जो रूल्स है, ये जो नियम है,
ये नियम कहता है कि इस नियम के अनुसार द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, द्रव्यमान जितना तत्वों के जितने द्रव्यमान रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए हैं, रासायनिक अभिक्रिया बनने के पश्चात भी उतने ही द्रव्यमान होने चाहिए, तत्वों के उतने ही द्रव्यमान होने चाहिए। मतलब दोनों तरफ अनुपात, दो द्रव्यमान का अनुपात निश्चित होना चाहिए, उसमें वैरी नहीं हो सकता है। अगर द्रव्यमान अनिश्चित है तो आप केमिकल जो आपका समीकरण है उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए अपन बैलेंस करते हैं, बट इस इक्वेशन में बैलेंसिंग की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल अपन देखते हैं। आयरन प्लस H2O, ये बना Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये नेक्स्ट एग्जाम्पल सेकंड देखते हैं अपन। इस एग्जाम्पल को सेकंड एग्जाम्पल अपन देखते हैं। ये हो गया आपका आयरन पानी के साथ क्रिया करके Fe3O4 एंड H2 बनाएगा। इसके लिए भी सबसे पहला स्टेप आप लिखेंगे, यही टेबल बनाया, और सबसे पहला स्टेप में लिखेंगे कि जो यौगिक हैं, ठीक है, उनको आप एक बॉक्स के अंदर कर लेते हैं, उसके आसपास अपन एक बॉक्स बना लेते हैं। ये इस तरह से पहले स्टेप में हमने बॉक्स बना लिया। ये अपन यहाँ से इसको रब कर देते हैं। ये हमने सबसे पहले इसमें बॉक्स बना लिया। पहला स्टेप ये कहता है कि आप जो यौगिक हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो यौगिक हैं, और उनको आप एक बॉक्स के अंदर कर लें, है ना। उसके बाद से एक बॉक्स बना लें। उसके बाद में आप कह सकते हैं कि फिर स्टेप नंबर सेकेंड स्टेप में क्या करें, वही अगेन आप एक टेबल बनाएं, और टेबल में सबसे पहले आपने क्या करने हैं, तत्वों को इस तरह से इसमें जो पार्टिसिपेट किए हैं जो भी तत्व हैं वो लिख दे। तो आयरन ने किया, ठीक है, उसके बाद में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इसमें 3 एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अभिकारक में और उत्पाद में अब इन तत्वों की संख्या कितनी कितनी है ये अपन को लिखना है। तो आयरन है, इसमें कितना है, 1 अभिकारक में, उत्पाद में है 3। इसी तरह से आपको हाइड्रोजन देखना है, इसमें है 2 हाइड्रोजन, इसमें है 2 हाइड्रोजन। उसी प्रकार अब ऑक्सीजन है, इसमें है LHS में 1 एंड RHS में है 4। ठीक है, ये है, आपको हमने एक टेबल बना लिया, पहले ही अपन ने पढ़ चुके हैं ये चीज़। उसके बाद थर्ड स्टेप आपकी ये होती है कि अब आपको समीकरण को संतुलित करना है। समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले अपन वो तत्व या वो यौगिक लेते हैं जिनके परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है, वहीं से आप बैलेंस करना शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहले है अपन देखते हैं कि इसमें अपने पास में ये जो है ऑक्सीजन है ना, जो उत्पाद है उसमें जो ऑक्सीजन है इसमें सबसे ज़्यादा नंबर है, ऑक्सीजन एलिमेंट के सबसे ज़्यादा नंबर है, इसलिए अपन इसको सबसे पहले बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1 है। अब इसके लिए ये बॉक्स इसलिए बनाया है कि हम जब भी कोई भी बैलेंस करने के लिए कोई भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो बॉक्स के बाहर से करें, उस यौगिक के जो अंदर, जो बॉक्स के अंदर वो यौगिक है उसके बाहर से करें। यदि अपन बॉक्स के अंदर कुछ छेड़खानी करते हैं तो फिर क्या होगा, वो जो फॉर्मूला है वही बदल जाएगा, वो यौगिक ही बदल जाएगा। यौगिक बदल गया तो फिर वो गलत हो जाएगा। इसलिए अपन इसलिए बॉक्स बनाए हैं कि हम जो भी यहाँ पर बैलेंसिंग करने के लिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि इस बॉक्स के बाहर साइड से ही करें, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है और यहाँ 4 है, अपन को भी इसको 4 करना है बैलेंस करने के लिए। तो अपन इसको ये सामने में, ये जो H2O के सामने अपन को 4 लिखना है। ठीक है, आप 4 लिखेंगे। आपको पता है कि अपन मैथ्स में भी पढ़े कि अगर आपने किसी भी डिजिट के आगे कोई डिजिट लिख दिया मतलब दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है, उसी तरह से यहाँ पर भी अपने 4 लिखा तो यहाँ इसका मतलब है कि ऑक्सीजन का मल्टीप्लिकेशन O से हो गया, इंटू 4 कर दिए तो ये 4 हो गया जो कि इसके इक्वल है। अब अपन ने देखा, अब अपन को क्या करना है,
यहाँ ऑक्सीजन 4 हो गया, यहाँ ऑक्सीजन 4 है। अब यहाँ ऑक्सीजन 4 हो गया, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ 8 हो गया। ये 2 + 4 कर दीजिए तो ये हो गया 8। अब यहाँ 8 है तो अपन को यहाँ पर भी 8 करने के लिए यहाँ इंटू करना पड़ेगा, तब दोनों जगह क्या हो जाएगा, ठीक है, इंटू 4 कर देंगे तो 8 आ जाएगा। दोनों जगह अपन को ये 8, ठीक है। तो इस तरह से आप, यहाँ पर था आपका 4, ठीक है, तो अपन ने क्या कर दिया, 8 हो गया और यहाँ भी 8 हो गया। अब देखिए ये हो गया 8। अब बचा क्या, आयरन। आयरन यहाँ कितना है, 3, तो इसको इंटू 3 कर देते हैं अपन, तो ये हो जाएगा 3, ये भी हो जाएगा 3। तो इस तरह से आप यहाँ 3 कर देंगे बाहर आउटसाइड। तो ये आपका बैलेंस इक्वेशन, तो हम इसको लिख देते हैं 3Fe + 4H2O, एरो कर दिया, Fe3O4, Fe3O4। अच्छा, इसको यहाँ कर देते हैं, यहाँ से देखते हैं, Fe + 4H2O, Fe3O4 + 4H2। ये हो गया आपका नया बैलेंस्ड इक्वेशन। इस तरह से ये बनेगा। एक और एग्जांपल समझते हैं अपन, सेकेंड एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। CH4, इसको रफ कर देते हैं, CH4 + O2, CH4 + O2 रिएक्ट करके बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो सेम चीज़, अब फिर से हम इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमको ये इजी लगने लगेगा और फटाफट से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको बैलेंसिंग करने के लिए अगेन हम एक टेबल बनाते हैं, जहाँ सबसे पहले अपन तत्व लिखते हैं। तत्व में इसमें आपको तत्व में क्या क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। यहाँ पर अपन लिखते हैं अभिकारक के तत्व और यहाँ लिखते हैं अपन उत्पाद के तत्व। ये अभिकारक में अपन लिखते हैं जैसे कार्बन का कितना, 1 है, यहाँ भी 1 है। हाइड्रोजन का है इसमें 4, ठीक है, और इसमें भी है 4, 2 है इसमें ऑक्सीजन 2, इसमें ऑक्सीजन 2 and 1 3। अब आप इसको इतना कर लिया टेबल में। अब आप इसको देख के इसमें नंबर्स करते चलेंगे। सबसे ज़्यादा इसमें 4 है, CH4 + O2, CO2 और H2। अब देखते हैं इसमें भी कार्बन नंबर सेम है, बैलेंस्ड है ऑलरेडी। हाइड्रोजन देखते, इसमें 4 है और इसमें 2 है, तो इसके लिए अपन को इसमें 2 लगाना होगा। तो 2 × 4 हो गया, यहाँ इंटू 2 कर देते हैं अपन, तो हो गया ये 4, ये 4 हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट अपने पास है ऑक्सीजन, यहाँ 2 है और यहाँ कितना हो गया 2 और ये हो गया 2, तो अपन यहाँ पर कितना है 2, तो इसलिए अपन ये क्या हो गया, यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीजन 2 और 2 4, तो 1 2 यहाँ लगा देंगे। तो इस तरह से ये भी बैलेंस्ड हो गया। और एक इक्वेशन और अपन देखते हैं समझने के लिए, वो है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH + H2SO4 आपस में रिएक्ट करें, सोडियम सल्फेट बनाया और H2O। तो इसके लिए भी वही चीज़ है, टेबल अपने पास में टेबल है, यहाँ पर अपन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सोडियम है, ये मैं यहाँ कर देती हूँ, ये तत्व हो गया, ये अभिकारक और यहाँ उत्पाद तत्वों की संख्या, उत्पाद। यहाँ पर में हमने लिखा सबसे पहले तत्व है सोडियम है, फिर ऑक्सीजन है, फिर हाइड्रोजन है, फिर सल्फर भी है, इतने तत्व हैं, ठीक।
इतने तत्व हैं। सोडियम है, यहाँ लिख देते हैं हम इसको, सोडियम है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फेट। सोडियम की संख्या कितनी है इधर, ये आपका अभिकारक है और यहाँ आपका उत्पाद है। सोडियम की संख्या हो गई आपकी अभिकारक में 1, यहाँ 2, ऑक्सीजन है यहाँ 1, यहाँ 4, हो गया 5, 4 5, हाइड्रोजन है 1 and 2 3, उत्पाद में हाइड्रोजन है आपका 2, सल्फर 1, उत्पाद में 1। ये सल्फर को नहीं करना है और ऑक्सीजन को नहीं करना है, अपन को सोडियम और ऑक्सीजन, सोडियम और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। सोडियम और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले सोडियम को देखते हैं, यहाँ 2 है तो हमने यहाँ 2 लगा दिया, सोडियम 2 हो गया, बैलेंस हो गया। अब अपना क्या बचा, अब बचा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी यहाँ 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है और ये 2 4 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ दिख रहा है, यहाँ हमने 2 लगा दिया। अब देखिए सेम हो गया, सबकी सभी का नंबर सेम हो गया, तो ये भी समीकरण संतुलित हो गया। अब इसके आगे और एग्जाम्पल यदि अपन को लगता है तो और एग्जाम्पल करेंगे और आगे अपन देखेंगे आगे के नेक्स्ट वीडियो में कि जो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं।